वो बर्तानिया के तीसरे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की ऊंची छत तले एड़ी के बल घूम घूम गई। मैनचेस्टर, मैं आ गई हूँ आग लगाने, उसने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाकर कहा। चंद लोगों ने उसे हैरत से देखा। भले उसे देखें, उसे परवाह नहीं थी। वो घेरदार सफेद शलवार और गोल दामन कमीज में मलबूस थी। उसका सफेद लंबा दुपट्टा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सफाई कर रहा था और खासकर हर आने जाने वाले के सामान के साथ उलझ रहा था। उसने फिर से दोनों बाजू फैलाकर एड़ी के बल घूमकर कहा, मैं आ गई हूँ मैनचेस्टर, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी और तुम मुझे कभी ना रुलाना। खुशबख्ती का अगर कोई नकारा था तो वो उस वक्त अमराह का यही नारा था। मुसर्रत और शादमानी का अगर कोई इशारा था तो वो यही एड़ी के बल घूम घूम जाना था। सुकून और राहत के दरिया का अगर कोई किनारा न था तो बस वो अमराह का वजूद सारा था। वो एकदम से आज़ादी के शदीद एहसास में घिर गई थी। ये एहसास बहुत खुशागीन था कि हर वो दुख से दूर हो गई है और यहाँ उसे सब अमराह की हैसियत से जानेंगे और बस जहाँ सुबह होगी, शाम और रात, लेकिन कोई आह नहीं। दुखों के इस तारे छुप गए और खुशियों की अलामतें जा बजा नजर आने लगीं। बरे सकीर के हाक में वक्त की सरजमीन पर लहराता उसका सफ़ेद दुपट्टा जहाज का बादबंद बना उसकी कश्ती को खुले नीले पानियों में रवां करने लगा। एक अमेरिकी टीनेजर अपने छोटे से इलेक्ट्रिक गिटार पर यूटो म्यूजिक बैंड का गाना ऑर्डिनरी लो बजा रहा था। बंगाल के शहर को आंखों में समोए और अपनी शर्मीली मुस्कुराहट से उसे फूंकते बंगाली नौबहता दुल्हन अपने महबूब शोहर के कान में सरगोशी कर रही थी। बंगाल की शर्माहट और ऑर्डिनरी लो की धुन ने उसे नई दुनिया में खुशामदीद कहा। वो फिदा सी हो गई और अमेरिकी टीनेजर के पास खड़ी होकर उसे मुस्कुरा कर दाद देने लगी। उसे कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे इंतजार से कोई मसला नहीं था। वो अगले 3 घंटे और इंतजार कर सकती थी, बल्कि वो 3 दिन भी इंतजार कर सकती थी। अब उसे कोई मसला नहीं था भाई। उसे अपने नाम का बोर्ड दूर से आता हुआ नजर आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटकाए एक चाइनीज मिक्स कोरियन लड़की भागती हुई आ रही थी। मैं हूँ अमराह, वो लिपक कर उस कोरियन लड़की की तरफ लपकी, वरना जिस तेजी से वो भाग रही थी ऐसा लग रहा था उसे लेने नहीं बाय बाय कहने आई हो। ओह सलाम, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चलें। अमराह ने सलाम का जवाब दिया कि उसे अच्छा लगा उसने हेलो की बजाय सलाम कहा। दरअसल जिसे तुम्हें लेने आना था उसका एक्सीडेंट हो गया आते हुए, फिर मुझे आना पड़ा। ज्यादा तो इंतजार नहीं करना पड़ा। वो शर्मिंदा हो रही थी कि उसे कोई वक्त पर लेने नहीं आ सका। अमराह की शक्ल बनी, फिर उसकी हंसी निकल गई। हाना आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेजी से चल रही थी कि अमराह के लिए उसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गईं, बिल्डिंग तक आईं, सामान ऊपर लाईं और फ्लैट के अंदर आ गईं। फ्लैट खाली था। 2 कमरे सामने छोटा सा लाउंज और लाउंज के सामने ही ओपन किचन। अमराह की आंखें एजाजिया खुल गईं। ऐसा साफ सुथरा फ्लैट मेरे लिए, वाओ। हाना उसे कमरे में ले आई जहां 2 सिंगल बेड रखे थे और न जाने कैसे जगह निकालकर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस बिछाया गया था। जहां मैट्रेस बिछा था यकीनन वो उनके चलने फिरने के चंद कदमी जगह थी। ये आपका बिस्तर है। उसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और अमराह का मुंह बन गया। वो क्यों सोए नीचे? बराए मेहरबानी इसके अलावा किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। ये फिक्रा उसने जबरन मुस्कुराकर लेकिन बहुत दरख्वास्त गुजार अंदाज में कहा, और क्योंकि हाफ चाइनीज थी तो जरा झुककर कहा। जब तक वो ताज़ा दम हुई, हाना ने उसे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना दिए। ये मेरी तरफ से। छोटी सी ट्रे को आगे करते हुए
اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرہ دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سفر رات میں ہو، امرہ سوچنے لگی، اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے بھی وہ کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی اشکال والے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے۔ اصل نہیں تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیومز بے دریغ اسپرے کرتے ہوئے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطل ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی، اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخی وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ ڈمایا کو سنتے کھانے لگی، اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں، ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ یہ خواب ہے، سو وہ بدستور رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں، اور اسے سیدھے سیدھے امرہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امرہ پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی، اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بدبو ہے، کئی ہفتے تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ امرہ تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی، ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی، اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بھی سبز دکھائی دے رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اوف، کیا بلا تھی یہ اسپرے، کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہیں ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے یہ۔ امرہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب،
शायद उसने हंसना चाहा लेकिन इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, बुनियादी इखलाकी असूल कभी नहीं सीख सकोगे। अमराह ने अपनी पहली तकरीर का आगाज मैनचेस्टर में आमद के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। देर कतई नहीं की, क्यों करती देर। इस बार सब आंखें तन से उसे देखने लगी। बाहर आ जाइए लेडी अमराह, कहकर वो खुद बाहर चली गई। अमराह को लेडी अमराह नाम अच्छा लगा, पर न जाने क्यों उसे शख्सा हुआ कि उसे तंजन लेडी कहा गया। ज्यादा सोचने की मैनचेस्टर में कोई जरूरत नहीं थी, तो वो मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई। उसने जानबूझकर ज्यादा वक्त लगाया कि करती रही खाने पर उसका इंतजार, लेकिन बाहर लाउंज में कोई खाने वाने की मेज सजी थी, ना ही खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं आ रही थीं। अलबत्ता एक ना दो पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था और मेज पर नूडल्स का वो बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। वो मजमा उसे देख रहा था। घूर कहना भी कुछ गलत नहीं होगा वैसे। बैठ जाइए, भूरे बालों वाली ने कहा, जिसकी एशियाई तर्ज के बालों की गूंधी चोटी दाएं शाने की तरफ ऐसे लटक रही थी जैसे कुंडी मारे भूरा सांप खिड़की की चौखट पर पड़ा झूल रहा हो। अमराह बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होना होगा। ये मिस पाकिस्तान है अमराह, हाना ने कहा। हाना का वो दोस्ताना जोश कहाँ गया? अमराह ने ऐसे ही सोचा। हाय, मैं लिली कॉल हूँ, स्कॉटलैंड से। स्प्रे वाली ने अपना तारुफ करवाया। मैं शर्ली मार्गरेट, भूरे बालों वाली ने कहा, लेकिन वो मुस्कुरा न सकी। आई एम बेटी लो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत सी पतली बेटी लो ने बेतरह मुस्कुराकर कहा। अमराह देख रही थी कि उसकी हंसी उसकी आमद से ही काबू से बाहर हुई जा रही थी। मैं अजरा हूँ, शिकागो से। लड़खड़ाती उर्दू में आवाज आई। मर्दाना हेयर स्टाइल की हामिल, जिसे वो सोफिया क्रिस्टियाना टाइप समझ रही थी, वो अजरा निकली। यानी अगर शर्ली की लंबी चोटी अजरा के लगा दी जाती तो शायद फिर कहीं जाकर बस थोड़ी सी वो अजरा अजरा लगती। लेकिन पर खैर, वो जान जाएगी कि अब यहाँ जो होगा वो कम होगा और जो नहीं होगा वो हैरान कुन होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज पर रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से यहाँ रखा था। शर्ली के सिर्फ ये ही कहने पर वह हकीकतन डर सी गई और उसे अफसोस हुआ कि उसने सारे नूडल्स खाकर बाउल को धोकर क्यों नहीं रखा। अभी अमराह नहीं जानती थी कि वो बाउल धोकर रख देती तो भी उन्हें मालूम हो जाता कि हाना के नूडल्स कहाँ गए। ठीक है अमराह, आप जाकर सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शर्ली ने कहा। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले उसे फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लोन ने गो मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अमराह देख सकती थी कि वो अपनी हंसी को काबू में करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अभी आपको और भूख लगी है? अजरा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, फिर भी खाना तो खाते हैं ना। उससे यही बात बन सकी, लेकिन हकीकत में उसे भूख लगी थी और भूख से ज्यादा उसे ये इंतजार था कि आखिर उसके लिए खाने का किस किस्म का इंतजाम किया गया है, क्या क्या बनाया गया है उसके लिए, क्या सारे इंग्लिश खाने या कुछ देसी भी। हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शर्ली ने किस कदर मतानत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस अजरा ने उसे घूर के देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर आकर सो गई। बाहर बनबनाहट होती रहे, 30% अदा किया है, वो सो गई।
अगले दिन वो उठी तो कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उफ, इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते से वो उस फ्लैट में आई थी, ये उसकी पिछली तरफ का मंजर था, जहाँ सरसब्ज घास का एक खुला कता था और उस सरसब्ज घास पर जगह जगह मुख्तलिफ क्यारियों में ढेर सारे फूल खिले थे। कत्ते के पार सड़क थी जिस पर दूर दूर तक गर्द का निशान न था और ऐसा लगता था धूल मिट्टी उड़कर उस खित्ते तक कभी आई ही नहीं। और इतनी खामोशी जैसे कोई बनी नो इंसान जमीन पर उतर ही नहीं सकता, और अगर उतरा भी है तो वो खामोशी को खराज तहसीन पेश करने में मशगूल है। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था। बेड कवर्स बेशिकन थे। स्टडी टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं था। वॉशरूम में कल रात तक नजर आने वाले सभी शैम्पू फेस वॉश गायब थे। वो किचन में आई तो काउंटर पर एक चिट रखी थी, तुम्हारा नाश्ता, अंडा, जैम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर एक प्लेट में, कॉफी के मग में 1 मग जितनी कॉफी और साइड पर रखा एक अदर टी बैग। बाकी चारों कैबिनेट को एक जंजीर से परोकर दरमियान में छोटा सा ताला लगा दिया गया था। अमराह को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर, बस यही मामूली सा। उसके पास फोन तो था, लेकिन अभी उस फोन से बात नहीं हो सकती थी। रात आना ने उसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब जाहिर है उसे खुद ही फोन करना होगा अगर वो इस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही थी तो, और लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ता था। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी। 9 बजे आकर डर्बी तुम्हें ले जाएगी, यूनिवर्सिटी तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डर्बी नामी छोटी सी लड़की की गुड़िया की लड़की ही आई है। मैं डर्बी हूँ, मुझे शर्ली ने कहा था कि तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊं। मैं अमराह हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देख कर बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमराह को उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमराह को उसकी घिसी हुई जीन्स और घिसे हुए शूज भी बहुत अच्छे लगे और उसके ब्रेसेस वाले दांत भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रखी थी। उसे सब ही अच्छा लगना चाहिए था ना। आओ जल्दी से फिर। डर्बी तेजी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो उसके पीछे आई। डर्बी एक मिनी सी साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ, बैठ जाओ। उसने उस मिनी सी साइकिल की पिछली नशीस की तरफ इशारा किया तो इस पर ड्रॉप करना था उसे, इसलिए खास डर्बी को भेजा गया। क्या हुआ अमराह, आ जाओ ना, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं, लेकिन शायद मैं तुम्हें गिरा दूं। अमराह उर्दू में बड़बड़ा कर रह गई और उस मिनी सी लड़की की मिनी सी साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरते उसने किसी तरफ भी ना देखा और डर्बी के पीछे मुंह छुपाए वो अपनी हंसी के फव्वारों को बरसने से रोकती रही और सफ़ेद बादबान को दरियाए मैनचेस्टर पर हवा के संग करती रही। दादा, उसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है कि इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रखकर इतनी जोर जोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, जिंदगी कैसे कभी हमें छोटे, मामूली, बेकार किस्म के बहानों पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के ये बहाने बहुत अच्छे लगे जो उसने मेरी जिंदगी में परो दिए। इस दौरान बार बार उसकी नज़र डर्बी के उन चंद बालों की तरफ उड़ जाती थी जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी से पोनी में बांध रखा था और जो खुदा माफ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसे लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह अर्दन की सोने की बग्घी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमराह की हंसी के आबशारों की बौछार सहती रही थी
उसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डैड भी कैसे उसे अपनी साइकिल पर घसीट कर वहां तक लाई थी, उसकी पेशानी का पसीना बता सकता था। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स डेस्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।